हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैप के माध्यम से भारत की नदियों को कवर किया गया है। फ्रेंड्स, भारत की कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां जाकर गिरती है और उस पर कौन सी डैम, क्या परियोजना है, तो सारे प्रश्नों को दोस्तों इसमें कवर किया गया है। यहाँ से बीपीएससी, बिहार पुलिस, इंडियन रेलवे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं दोस्तों, सारे में यहाँ से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरह से कवर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत की नदियों को समझने के लिए भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझना है कि पहला जो भाग है उसे हिमालयन नदी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो भी हिमालय तरफ से निकलकर जो नदी भारत में आती है, इस क्षेत्र से आकर के भारत में प्रवेश करती है, उसे हिमालयन नदी कहा जाता है। नहीं, हिमालय क्षेत्र से आकर के भारत में प्रवेश करती है उसे हिमालयन नदी कहा जाता है। और भारत की दक्षिण दिशा में जो नदियां निकलती है और वो दोस्तों कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में या फिर अरब सागर में गिर जाती है, तो उस नदी को प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। यानी भारत की नदियों को दो हिस्से में बांटा गया है, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हिमालयन नदी को देखेंगे, उसके बाद दोस्तों कवर करेंगे प्रायद्वीपीय नदी को। तो सबसे पहले आप यहाँ से थोड़ा सा दोस्तों ध्यान देंगे कि यह जो आप एक यहाँ देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है दोस्तों, यह है मानसरोवर झील के पास तिब्बत। यानी यहाँ से एक नदी निकल करके हमारे भारत में प्रवेश करते हैं दोस्तों, और प्रवेश करने के बाद वो पाकिस्तान में चले जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में जाने के बाद वो आगे बढ़ते हुए अरब सागर में गिर जाते हैं। ये कोई ऐसी नदी नहीं है दोस्तों, यह सिंधु नदी है। तो दोस्तों सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकल करके भारत देश में प्रवेश करने बाद ये पाकिस्तान जाने वाले अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें दोस्तों, इसकी कुल लंबाई आप देख सकते हैं कि 2880 किलोमीटर है। यानी सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है, लेकिन ये भारत में यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो भारत में प्रवेश करती है, तो भारत में 1114 किलोमीटर दोस्तों मात्र यह ट्रेवल करती है। दोस्तों इससे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। सिंधु जल समझौता, भारत के प्रधानमंत्री जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे अयूब खान, इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ था दोस्तों, उसी का नाम है सिंधु जल समझौता। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था और किन दो देशों के बीच हुआ था। ये हुआ था दोस्तों 23 सितंबर 1960 ईस्वी को सिंधु जल समझौता और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इस समझौते में यही हुआ दोस्तों कि ऊपर में आप देखेंगे दोस्तों कि थोड़ा सा हम इसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। इसे अच्छे से समझने के लिए दोस्तों थोड़ा सा जैसे हमें आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा इसे अच्छे से समझने का जरूर प्रयास करें। यह जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? सबसे पहले ऊपर में आप देख रहे हो कि झेलम नदी है, उसके बाद ये चिनाब नदी है, उसके बाद रावी नदी है, और यहाँ है ब्यास नदी जो कि दोस्तों नहीं लिखा गया है, उसके बाद है सतलज। तो ये सिंधु की 5 सहायक नदियां, तो इसे क्रम से आप जरूर याद रखें दोस्तों। सबसे ऊपर में सिंधु है, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलज। तो दोस्तों यह क्या है, सिंधु की सहायक नदियां हैं। मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया दोस्तों, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो तुलबुल परियोजना है दोस्तों झेलम नदी पर। और दोस्तों यहाँ से और प्रश्न पूछे गए हैं कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो श्रीनगर भी झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो वो दोस्तों सतलज नदी पर है पंजाब में।
तो ये प्रश्न को भी आप देख लें अच्छी तरह से, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ से बहुत सारे जो है प्रश्न पूछ जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले जो मैंने बताया दोस्तों कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, श्रीनगर किस नदी के किनारे है, किस नदी के तट पर है, तो वो झेलम नदी के तट पर। तो दोस्तों ये सारे प्रश्नों को आप जरूर देख लें। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि झेलम नदी, तो झेलम नदी की लंबाई जो है 724 किलोमीटर है, और भारत में ये कितना बहती है दोस्तों, तो ये जो है झेलम नदी दोस्तों भारत में जो है 400 किलोमीटर ही बहती है। बात करें दोस्तों चिनाब नदी की, इसकी कुल लंबाई है 960 किलोमीटर। रावी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 725 किलोमीटर, और ब्यास नदी की 470 किलोमीटर। सतलज नदी की बात करें दोस्तों, इसकी जो है कुल लंबाई की बात करें तो 1500 किलोमीटर है, और भारत में ये कितनी बहती है, मात्र 1050 किलोमीटर। तो ये सारे प्रश्नों को आप जरूर कवर कर लें दोस्तों। और मैंने जो अभी बताया था दोस्तों कि जो है 23 सितंबर को जो है 23 सितंबर 1960 ईस्वी को सिंधु जल समझौता हुआ था। तो उस समझौते में यही बातें हुई थी दोस्तों कि जो है ये सिंधु नदी, आप देख सकते हैं ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो हमने लिखा दोस्तों कि जो है आप देख सकते हैं कि जो है सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका जो है 20% जल इंडिया इस्तेमाल करेगा। जो उसमें समझौता हुआ था दोस्तों, उस समझौते की बात कर रहा हूँ, उसमें जो है 20% जल जो है भारत उपयोग करेगा, बाकी 80% जल जो है पाकिस्तान उपयोग करेंगे। ये हुआ था दोस्तों ऊपर की 3 नदियों के बारे में। अब नीचे की 3 नदियों की बात करते हैं दोस्तों कि रावी नदी, और यहाँ एक ब्यास नदी है, और ये है सतलज नदी। तो ये तीनों नदी का जो है 80% जल जो है इंडिया उपयोग करेंगे। उसके बाद दोस्तों 20% जल जो है पाकिस्तान उपयोग करेंगे। तो यही चीज जो है समझौता हुआ था जो है 23 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच जो समझौता हुआ था। तो ये सारे प्रश्नों को जो एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ से जो है प्रश्न काफ़ी संख्या में जो है पूछे जाते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली नदी की बात करते हैं। तो अगली नदी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, जो यहीं से जो है यानी तिब्बत में मानसरोवर झील से ही निकलती है दोस्तों। लेकिन ये जो है मानसरोवर झील के 80 किलोमीटर की दूरी से ये हिमानी नामक स्थान से निकल करके और ये दोस्तों बहती भी जाती है और हमारे इंडिया में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये असम होते हुए आकर के गंगा नदी में मिल करके दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछ जाते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन भारत में ये कितना बहती है, तो भारत में जो है 916 किलोमीटर ही ट्रेवल करती है। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि तिब्बत में, आप जान सकते हैं दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे तिब्बत में जो है सांपो, आप देख सकते हैं तिब्बत में इसे सांपो और असम में जो है इसे दिहांग कहा जाता है। दोस्तों इस नदी का जो है अपवाह तंत्र ज़्यादा है, चौड़ा है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं, तो यहाँ से आप इस प्रश्न को भी देख लें। दोस्तों हम थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि वहीं से यानी गंगोत्री के पास गोमुख हिमालय से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों गंगा, और यहाँ से निकलते हुए ये जो है हमारे भारत में प्रवेश करते हैं। भारत में प्रवेश करने के बाद 5 राज्यों से होकर जाती हुई ये जो है बांग्लादेश में चली जाती है और उसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न बनते हैं कि जो है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। वास्तव में ये दोस्तों जहाँ से निकलती है वहाँ से ये डायरेक्ट गंगा नदी नहीं निकलती, यहाँ से 2 धाराएं निकलती है जिसका वास्तविक जो नाम अलकनंदा और भागीरथी। ये दोनों धाराएं जब आपस में मिलती है दोस्तों तो वहाँ का जो मुख्य धारा बनता है उसी को गंगा नदी नाम दिया गया है। गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना। बहुत सारी नदियाँ हैं दोस्तों इसकी सहायक नदी, यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ से और सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या पूछे जाते हैं, ये जो गंगा नदी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गंगा नदी वास्तव में जो है हमारे भारत में इसे गंगा कहा जाता है, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं तो बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम दिया जाता है, यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारे कह सकते हैं कि जैसे भारत में प्रवेश करने के बाद जैसे ही बांग्लादेश में जाते हैं तो इसे जो है जमुना कहा जाता है।
यानी गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसे जमुना कहा जाता है। लेकिन गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जिस स्थान पर मिलता है उसे दोस्तों मेघना कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं कि मेघना जो है किन दो नदियों का जो संयुक्त धारा कहलाता है। तो ये कहलाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र की मतलब संयुक्त धारा को। यहाँ से और भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। क्या प्रश्न बनते हैं? गंगा नदी जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद दोस्तों जैसे गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते हैं, तो गंगा नदी जैसे ही बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो वो जो है मुहाना यानी डेल्टा का निर्माण करती है। अपने साथ जो भी मिट्टी और गाद ले आती है बहा करके वो समुद्र में मिलने के पहले ही छोड़ देते हैं। समुद्र में किनारे में जो मिट्टी और गाद जमा हो जाते हैं दोस्तों, उससे जो है बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो ये डेल्टा जो है वास्तव में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। वास्तव में दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा इसका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि वहाँ एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है और उन्हीं के नाम पर जो है इसे सुंदरवन का नाम का जो है दिया जाता है। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी पर है और वो जो है क्या नाम है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा और गंगा नदी पर वो बनते हैं। तो ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है जैसे ही असम में प्रवेश करते, मैंने बताया इसका नाम दिहांग हो जाता है। वास्तव में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आप देख रहे हैं दोस्तों, वास्तव में ब्रह्मपुत्र नदी इतनी चौड़ी है, ये बीच बीच में जो है द्वीप का निर्माण करती है, यानी इधर से भी पानी निकल जाता है, इधर से भी पानी निकल जाता है, बीच में जो है द्वीप का निर्माण करते हैं। ये द्वीप जो है दोस्तों असम में ही है, जिसका नाम है माजुली, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली है और वो किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में? भारत के असम राज्य में। तो ये सारे प्रश्न को एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सारे प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान से देखें। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, अगली नदी की बात करते हैं। तो अगली नदी है दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो एक प्रकार से आप देख सकते हैं यमुना नदी यहाँ से निकल करके जो है यहाँ प्रवेश करके ये गंगा में मिल जाती है। वास्तव में अगर हम इसका उद्गम स्थल देखें दोस्तों, तो ये बंदरपूछ के ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, यानी जिस स्थान से निकलती है बंदरपूछ के ढाल पर स्थित जो है यमुनोत्री नाम है दोस्तों, वहीं से निकल करके ये जो है गंगा नदी में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर और ये जो है सहायक नदी माना जाता है। गंगा की जो है सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो ये है यमुना। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि गंगा की सबसे सहायक जो है लंबी नदी कौन है? तो वो है यमुना। दोस्तों ये जो है इसका और सहायक नदी आप बात करें दोस्तों, ये यमुना नदी जो है और इसकी सहायक नदी है यमुना की। अगर सहायक नदी की हम बात करें तो चंबल, बेतवा, हिंडन, शारदा। वास्तव में दोस्तों ये नदी जो है मैंने बताया इसकी कुल लंबाई जो है 1375 किलोमीटर है, लेकिन ये गंगा नदी के समांतर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गंगा नदी है और इसी के समांतर ये जो है 800 किलोमीटर तक रन करती है, यानी 800 किलोमीटर तक ट्रेवल करती है गंगा के समांतर और इसकी कुल लंबाई जो है 1375 किलोमीटर है। दोस्तों इस प्रश्न को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा कि जो है गंगा की सबसे सहायक लंबी नदी की बात की जाए तो वो है यमुना। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली नदी की बात करते हैं और अगली नदी आप देख सकते हैं कि जो है नर्मदा नदी है और ये कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? तो ये जो है आप देख सकते हैं इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये जो है विंध्याचल पर्वत, यानी विंध्याचल पर्वत के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी की बहुत खासियत है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे कि जो है नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो जो है इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ये दोस्तों निकलती कहाँ? विंध्याचल पर्वत के अमरकंटक नामक स्थान से निकल करके सूरत के पास जो है खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है, यानी यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से निकल कर ये नदी आती है और जो है सूरत के पास खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। दोस्तों यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये नर्मदा नदी जब निकलती है दोस्तों तो ये जो है कुछ दूरी तक बहने के बाद जो है ये नदी ऊपर से गिरती है और ऊपर से जब ये नदी गिरती है, कहने मतलब दोस्तों ये नदी जो है ऐसे बहती हुई आती है, उसके बाद जो है ऊपर से ये नीचे गिरती है। तो नीचे गिरने के समय में ये जो है प्रपात यानी जल प्रपात का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग जो है साधारण भाषा में दोस्तों झरना कहते हैं। तो
तो ये जब जलप्रपात यहाँ से जब नीचे से गिरती है दोस्तों, तो यहाँ से ये बहुत बार जो है जलप्रपात का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं कि नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात है दोस्तों, उसका मतलब उसका क्या नाम दिया गया है। तो जो नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात उसका जो नाम दिया गया है उसे यानी धुआंधार जलप्रपात का नाम जो है दिया गया है। वास्तविक में उसका नाम है दोस्तों कपिल धारा जलप्रपात, लेकिन जो है अब उसका नाम जो है धुआंधार जलप्रपात हो गया है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। इसी स्थान से एक नदी और निकलती है, जिसकी हम बात करें दोस्तों ताप्ती नदी की। तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ताप्ती नदी भी जो है उसी स्थान से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, और ये निकल करके दोस्तों इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये भी जो कुल लंबाई आप देख सकते हो 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है ताप्ती नदी की, और ये भी जो है सूरत के पास खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछ जाते हैं कि जो है कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। तो रिफ्ट घाटी से होकर जो गुजरती है दोस्तों, ये जो है रिफ्ट घाटी अब एक या कह सकते हैं कि द्रोणी से होकर गुजरती है। ये नर्मदा या फिर ताप्ती, ये दोनों में से कोई जो है ऑप्शन में दिया रहता है दोस्तों, उसे आप जरूर टिक करें। यहाँ से जो है प्रश्न एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। एक नदी और की हम बात करें तो दोस्तों इस स्थान से निकलती है, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकल करके जो है ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ये कोई दूसरी नदी नहीं दोस्तों, इसका नाम है लूनी नदी। ये लूनी नदी की यही खासियत है दोस्तों कि ये जब अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है तो ये किसी नदी में प्रवेश नहीं करती है। ये जो है कच्छ के रण यानी गुजरात में जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि कौन सी वो नदी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकल करके जो है किसी दूसरी नदी में नहीं प्रवेश करती और वो विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों उसका आंसर होगा लूनी नदी। तो ये भी प्रश्न को जो है दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो आप जरूर जो इसे अच्छे से देख लें। थोड़ा सा जैसे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहीं से एक नदी और निकली है, यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि इस स्थान से जो है 3 नदी निकलती है। पहला जो नदी आप देख सकते हैं नर्मदा, जो कि अरब सागर में गिर जाती है खंबात की खाड़ी होती हुई। उसके बाद दूसरा जो नदी है दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि महानदी है, और तीसरा एक ताप्ती नदी और एक सोन नदी है। आप देख सकते हैं ये जो है सोन नदी है दोस्तों। यानी इस प्रकार दोस्तों यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। तो मैंने बता दिया दोस्तों, एक नर्मदा है, एक महानदी और एक सोन नदी। तो और भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जिससे दोस्तों महानदी का जो उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ के पास रायपुर जिले के सिहावा नामक स्थान से निकलती है, जो कि अमरकंटक जो है एक प्रकार से कह सकते हैं। महानदी की कुल लंबाई की बात करें दोस्तों, तो महानदी की जो है कुल लंबाई कितनी है 815 किलोमीटर है। और महानदी पर ही दोस्तों आपको प्रश्न पता होगा कि जो है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। ये वास्तविक रूप से दोस्तों उड़ीसा राज्य में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ से यही प्रश्न बनते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है एक नदी निकल रही है, जो कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक पास है दोस्तों। पहाड़ी से निकल करके ये जो है बहती हुई आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कौन सी नदी दोस्तों, ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें दोस्तों, इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। अब देख सकते हैं कि जो है इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और ये गोदावरी नदी निकलती कहाँ से, इसके उद्गम स्थल की बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक पहाड़ी से निकलती है। वास्तविक में बात करें दोस्तों, तो दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है, और इसे एक तरह से दोस्तों वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, या दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछे, या पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी यही गोदावरी है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं यहाँ से, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों यहाँ से जो है यहाँ से भी और प्रश्न बनते हैं कि कौन सी 2 नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो पश्चिम, आप ज़्यादातर नदियाँ जब देखेंगे दोस्तों, सारी नदियाँ लगभग जो है निकल करके आती है और बंगाल की खाड़ी में यानी पूरब साइड में आकर के मिल जाती है। लेकिन कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है, कौन सी 2 नदी है भारत की, तो एक है दोस्तों नर्मदा नदी और एक है ताप्ती। ये दोनों जो है पश्चिम जो आकर बहती हुई जो है अरब सागर में गिर जाती है। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और एक नदी आप देख सकते हैं जो है यहाँ से दोस्तों निकलती हुई है, और ये जो है
उद्गम स्थल इसकी बात करें कृष्णा नदी है दोस्तों, ये महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकल करके बहती हुई जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी है दोस्तों कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर के पास से निकलती है। दोस्तों इसकी लंबाई की कुल बात करें, जिसकी कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर, और ये जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। तो ये दोस्तों महाराष्ट्र के जो है महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है। तो इस क्वेश्चन से भी बहुत सारे यहाँ से कृष्णा नदी से भी प्रश्न बनते हैं कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर ही है। एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों सारे प्रश्नों को आप अच्छे से देखें। थोड़ा सा जैसे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो है इस पॉइंट से जो है एक नदी निकलती है और वो बहती हुई आकर के बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। कौन नदी है दोस्तों? ये है कावेरी नदी। कावेरी नदी के अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो ये जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर की लंबाई नदी है दोस्तों, और ये केवल जो है भारत में ही बहती है। भारत में बहती हुई जाकर के बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। और इस नदी की खासियत यही है दोस्तों कि इसे जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो कावेरी नदी को कहा जाता है। और यहाँ से मैंने बताया था दोस्तों गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा आप कह सकते हैं कि जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। और दोस्तों गंगा नदी की बात करें तो ये जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं कि जो है कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात पाया जाता है। तो ये जो है शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर वास्तविक रूप से देखा जाए तो कावेरी नदी पर ही पाया जाता है। तो ये नदियों के जाल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों कि जो है कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसकी क्या लंबाई है और कहाँ जाकर गिर जाती है। दोस्तों वास्तविक रूप से अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो है मैंने बताया था कि जो है इस क्षेत्र में जो है ये हिमालय के क्षेत्र है और इस क्षेत्र से जो निकलती है उसे हिमालय नदी कहा जाता है। और वास्तविक रूप में दोस्तों जो इस क्षेत्र के नीचे से इधर से जो नदियाँ निकलती है इसे प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। तो एग्जाम में दोस्तों जो भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे आप भली भांति उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है किसी भी तरह से अगर पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।